की कक्षा में हम लोग मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भारत में स्थित मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में जो है गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल दोनों ही प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गर्म मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा राजस्थान का थार मरुस्थल है, यह मरुस्थल जो है ये गर्म मरुस्थल है और इस मरुस्थल का जो विस्तार है ये कई राज्यों तक इस मरुस्थल का विस्तार है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेके गुजरात तक इसका विस्तार है। और जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र हैं ये अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में ये क्षेत्र स्थित है। अब यहाँ जो है इस मरुस्थल में जो है बहुत ही गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र में जो है कई रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान का मतलब हो गया कि वैसे रेतीले टीले जो अर्धचंद्राकार हो। मतलब कि आप समझिए कि बरखान जो है वो एक रेतीला टीला ही है, लेकिन उसका शेप जो है, उसकी आकृति जो देखने में लगती है वो आधा चांद के तरह दिखाई देती है, इसलिए इसकी अर्धचंद्राकार आकृति बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है रेतीले टीले और बरखान बहुत पाए जाते हैं। और जो भी रेतीले टीले हैं ये सभी जो हैं, जो भी बरखान है, ये सभी चलायमान होते हैं। चलायमान होने का मतलब है कि ये हवा के साथ ये टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इसी कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वनस्पतियों को उगने के लिए कोई सहारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेतीले टीले जो होते हैं वो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जो है आप देखिएगा कि यहाँ केवल बहुत ही कम प्रकार के पौधे होते हैं, कटीली झाड़ियाँ ही होती है और कुछ घास होते हैं इस क्षेत्र में। मतलब वनस्पति को पनपने के लिए उस तरह का इसको अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती है। इस क्षेत्र में कोई मिट्टी जैसा इसको कोई सहारा नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ बहुत ही कम उग पाती है। और जो हमारा राजस्थान का थार मरुस्थल है ये सहारा, अरब और फारस के मरुस्थलों का ही यह विस्तार है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए, और किस प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी पाए जाते हैं, भारतीय गेजल, चार सींग वाले हिरन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस तथा ब्लैक बैक। लेकिन ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये सभी प्रजातियां इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब हो गया कि इसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है और यदि इसको संरक्षित नहीं किया जाए तो ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। तो ये सभी प्रजातियां जो है इंडेंजर्ड के श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये हमारा गर्म मरुस्थल था। अब चलिए बात करते हैं भारत के शीत मरुस्थल का। तो जो भारत का शीत मरुस्थल है वो हिमालय के श्रेणियों में स्थित है और ये मरुस्थल जो है उत्तर में जो है लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर तक ये स्थित है। अब ये जो शीत मरुस्थल है इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं समझिए इसको। इसके अंतर्गत लेह,
लद्दाख, कारगिल, लाहौल और स्पीति के क्षेत्र आते हैं भारत के शीत मरुस्थल के अंतर्गत। अब जो ये ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब हो गया कि वो वैसे क्षेत्र में पड़ जाते हैं जहाँ बारिश जो है बहुत ही कम ना के बराबर होती है उस वृष्टि छाया क्षेत्र में, और साथ ही साथ ये अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंड भी पड़ती है। इसी दो भौगोलिक कारण के चलते ये क्षेत्र ठंडे मरुस्थल में बदल जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, साथ ही साथ ये ऊंचाई पर है इसलिए यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ते हैं। अब इस क्षेत्र में भी कई प्रकार के पादप तथा कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ओक, पाइन, बर्च और ब्रूस इस प्रकार के वृक्ष हैं। और यदि जीव जंतु में बात करें तो हिम तेंदुआ, जंगली याक, भूरा भालू, एशियाटिक आइबेक्स पाए जाते हैं। और ये सभी प्रजातियां जो हैं ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियां हो चुकी है। संकटग्रस्त प्रजातियां का मतलब हो गया कि इस प्रजाति को संरक्षण का ज़रूरत है, यदि इसको संरक्षित नहीं किया जाए तो ये विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मरुस्थलीय पारितंत्र के बारे में। अब अगला और लास्ट है टेरेस्ट्रियल पारितंत्र में हमको पढ़ना टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा इकोसिस्टम हमारा लास्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में। तो देखिए जो टुंड्रा पारितंत्र है वो पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जहाँ अत्यधिक कठोर ठंड पड़ती है। इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इस ठंड को। तो यहाँ जो है काफ़ी ठंड पड़ती है और ये क्षेत्र जो है लगभग 8 महीनों तक धरातल जो इसका रहता है वो हिम के आवरण से ढका हुआ रहता है, हिम आच्छादित रहते हैं। यहाँ सूर्य प्रकाश का काफ़ी अभाव होता है। अब जो ये टुंड्रा क्षेत्र हैं ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाए जाते हैं और ये उच्च अक्षांश पर पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले आर्कटिक टुंड्रा के बारे में। तो जो आर्कटिक टुंड्रा है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये जो आर्कटिक टुंड्रा है ये ट्री लाइन के ठीक ऊपर है। ट्री लाइन के मतलब समझिए कि एक वैसा क्षेत्र पृथ्वी का जिसके बाद कोई भी वनस्पति नहीं बन पाती है, उसके बाद कोई वनस्पति उस वातावरण में पनपने लायक नहीं रहती है, उसको कोई अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ नहीं मिलती है। तो वो ट्री लाइन सबसे लास्ट पॉइंट है पृथ्वी का जहाँ पर कोई वृक्ष पाए जाते हैं, उसके बाद कोई पादप नहीं है। तो ये जो आर्कटिक टुंड्रा वाला क्षेत्र है ये कहाँ है उसको देखिए। तो ये उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया वो आर्कटिक महासागरों के द्वीप समूह के रूप में ये आर्कटिक टुंड्रा फैला हुआ है। बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत कठोर ठंड पड़ती है। अब अंटार्कटिक टुंड्रा के बारे में बात करते हैं। तो अंटार्कटिक टुंड्रा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये क्षेत्र बहुत ही छोटा क्षेत्र है क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है समुद्र से ढका हुआ है। और आप एक चीज़ ये भी जानते हैं कि जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ स्थलीय भाग काफ़ी कम है, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थलीय भाग अधिक हैं। तो जो अंटार्कटिक टुंड्रा वाला क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग जो है समुद्र से ढका हुआ है और ये क्षेत्र बहुत ही छोटा क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अब यहाँ के
पादप के बारे में बात करते हैं, टुंड्रा पादप के बारे में बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में जो है बहुत ही कम प्रकार की प्रजातियां में वृक्ष पौधों की पाई जाती है। विश्व के में जितनी प्रजातियां में पेड़ पौधे के पाए जाते हैं उसके मात्र 3% प्रजातियां ही इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि पादप जो है बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र एक तो काफ़ी शीत वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में सूर्य का भी अभाव होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो गुच्छेदार होते हैं और लगभग इनकी ऊंचाई जो होती है वो 5 से 8 सेंटीमीटर तक की ही होती है। अब यहाँ के जंतु के बारे में बात करते हैं, जंतु समुदाय के बारे में। तो देखिए, जंतु में जो भी इस क्षेत्र में जंतु रहते हैं वो उस क्षेत्र के अनुकूल हैं, इसीलिए वो रह पाते हैं। इसकी त्वचा जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, वसायुक्त त्वचा होती है। साथ ही साथ इसके शरीर पर जो है एपिडर्मल रोम पाए जाते हैं और इस क्षेत्र के में अनुकूल रहने के लिए इसकी त्वचा जो है और इसके रोम जो है ये इस क्षेत्र में रहने के लिए उसको अनुकूल बनाते हैं। साथ ही साथ इन जीवों के जो पूँछ और कान होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी छोटे इसलिए होते हैं ताकि शरीर से ऊष्मा का बाहर कम हो सके, ऊष्मा का हानि कम हो सके, ठीक है। लेकिन जब इस क्षेत्र में जब शीतकाल आ जाता है टुंड्रा क्षेत्र में, तो ये जीव जंतु भी जो इस क्षेत्र में रहने के अनुकूल हैं ये भी प्रवास करना शुरू कर देते हैं। इसको आप समझिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो जो टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ तो ऐसे ही ठंडी पड़ती है। अब जब शीतकाल आ जाता है, जब सर्दी का मौसम आ जाता है, तो वहाँ उससे भी अधिक ठंड पड़ने लगती है, जिसके कारण ये जीव जंतु उसमें उस परिस्थिति में रह नहीं पाते हैं, उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो वहाँ से वैसे क्षेत्र में प्रवास करना शुरू कर देते हैं जहाँ उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो प्रवास नहीं कर सकते हैं, लंबी दूरी नहीं जा पाते हैं, तो वो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। और जैसे कि आप पक्षियों के बारे में तो जानते हैं कि पक्षियाँ लंबी दूरी भी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलाती है। तो वो जो आप सुनते हैं कि ठंडी में जो प्रवास करते हैं पक्षी, ये उसी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वहाँ से प्रवास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों में जो टुंड्रा क्षेत्र में जो है जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जैसे देखिए ये ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, रेनडियर पाए जाते हैं, सील, वालरस, कारीब्यू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी, इस प्रकार के वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए, आज हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ख़त्म हो गया। अब हम अगले क्लास में जो है जलीय पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।